इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ओरिएंटल इंश्योरेंस और स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार। अरे संध्या, कहाँ से आ रही है तू? अस्पताल से। अस्पताल से? क्या कुछ नहीं, वो तो कुछ नहीं। तो तू अस्पताल से क्यों आ रही है और तू इतनी उदास क्यों है? सच बताऊं? हाँ। किसी से कहेगी तो नहीं ना? नहीं। खा मेरी कसम। हाँ, तेरी कसम। डॉक्टर ने कहा चमड़ी पर ये सुन फीके दाग कुष्ठ के हैं। अच्छा, तो इसलिए तू उदास है? अरे पगली, इसमें घबराने की क्या बात है? कहीं उन्हें पता चल गया तो क्या? वो तेरा इलाज खुद करवाएंगे। तुझे कैसे मालूम? वो इसलिए कि वो शबाना है ना, उसके घर वाले को तेरे वो ही लेके गए थे डॉक्टर के पास और अब वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, सच? जो जल्दी जांच कराएगा, नई दवाई खाएगा, कुष्ठ मुक्त हो जाएगा, विकृति से बच जाएगा। चमड़ी के दाग दिखाते चलो, चमड़ी के दाग दिखाते चलो, कुष्ठ की शंका मिटाते चलो, कुष्ठ की शंका मिटाते चलो। नमस्कार। इसमें दो राय नहीं कि हमारा देश हरियाली की अपार संपदा समेटे हुए है, मगर यहीं हमारे देश में कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जिनके चेहरे से ये हरी चादर फट चुकी है या तार-तार हो गई है। ये क्षेत्र मरुस्थल कहलाते हैं। मरुस्थल विकास की दिशा में जोधपुर स्थित केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी एक लंबे समय से कार्यरत है। रेगिस्तानी इलाकों की अपनी अलग समस्याएं हैं। बारिश के बहुत कम होने से, पानी की कमी की वजह से और वातावरण के सूखेपन से यहाँ सामान्य फसलें नहीं उगाई जा सकती। इस कारण रेगिस्तान के निवासी पशुपालन पर अधिक जोर देने को मजबूर हो जाते हैं। ये मवेशी उन्हें रोजगार तो मुहैया कराते हैं, लेकिन इलाके की रही सही हरियाली भी चर जाते हैं। इससे रेगिस्तान और भी फैल जाता है, हालात और भी खराब हो जाते हैं। भारत में भी कई राज्यों में ऐसी ही समस्या देखने में आती है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का करीब 12% सूखा इलाका है। सूखे इलाकों में 3,20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र गर्म रेगिस्तान है, जिसमें 60% से ज्यादा इलाका अकेले राजस्थान में है। करीब 70,300 वर्ग किलोमीटर कोल्ड डेजर्ट जम्मू कश्मीर के लद्दाख में और हिमाचल प्रदेश के ठंडे इलाकों में पाया जाता है। भारत के रेगिस्तान की एक खास बात है, यहाँ भूमि की उत्पादकता तो बहुत ही कम है, लेकिन दुनिया के अन्य मरुस्थलों की तुलना में इन क्षेत्रों की आबादी तो कम नहीं है, पर मवेशियों की संख्या बहुत ज्यादा है। मतलब साफ है, रेगिस्तानी इलाकों में भूमि पर इतना भार है कि लोगों के लिए भरपेट भोजन और मवेशियों के लिए जरूरी चारे की व्यवस्था बहुत मुश्किल है। सीमित साधनों पर भारी निर्भरता से यहाँ हालात चिंताजनक बन गए हैं। लोगों को हर दिन जलाऊ लकड़ी की तलाश में और मवेशी चराने के लिए मीलों दूर तक जाना पड़ता है। इसी काम में इतना वक्त लग जाता है कि बाकी किसी भी काम के लिए समय ही नहीं बचता। साथ ही इन इलाकों में पानी की जबरदस्त कमी पाई जाती है।
बारिश का थोड़ा बहुत पानी जमा कर उसे मनुष्यों और पशुओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर महिलाएं दूर दूर से पानी लाने में ही आधा दिन गंवा लेती हैं। इन कठिन परिस्थितियों में मरुस्थल निवासियों का एक ही सच्चा साथी है, ऊंट। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। दूर दूर के सफर में और सामान लाने ले जाने के लिए ऊंट ही इन लोगों का मुख्य आसरा है। खेतीबाड़ी में भी ऊंट का ही इस्तेमाल किया जाता है और ये पशु इतना कुछ करने के बाद पानी तक नहीं मांगता। जी हां, ऊंट कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। रेगिस्तान के लोग रोजगार के लिए या तो ज्वार और बाजरे की खेती करते हैं या फिर मिट्टी के बर्तन बनाना, लोहार का काम करना जैसे पारंपरिक व्यवसायों से रोजी रोटी कमाते हैं। और इन कामों से कितनी कमाई होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। मरुस्थल निवासियों की समस्याओं को हल करने के लिए जोधपुर में 1952 से कार्यरत मरुस्थल वानिकी अनुसंधान केंद्र को पुनर्गठित कर 1959 में एक नए केंद्र की स्थापना की गई। जोधपुर स्थित केंद्रीय सूखा क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी ने मरुस्थल की समस्याओं के निदान के लिए उचित टेक्नोलॉजी का विकास करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मरुस्थल के फैलाव और प्रसार को रोकने के लिए काजरी ने ऐसे वृक्ष और झाड़ियों की नस्लें विकसित की जो जल्दी से बड़ी होती हैं और कम पानी में पनपती हैं। इनमें प्रमुख हैं बेर की 2 किस्में, गोला और सेब। किस तरह की भूमि में पेड़ लगाए जाएं और किस प्रकार से उपलब्ध जल का उचित इस्तेमाल हो, अनुसंधानकर्ता किसानों को नियमित रूप से इसकी जानकारी देते रहते हैं। ऐसे सूखे क्षेत्र जहां साल में केवल 35 सेंटीमीटर बारिश होती है, वहां अनार के पेड़ लगाने की राय देता है काजरी। रेत के टीलों को स्थिर रखने के लिए काजरी ने कई ऐसे अनुसंधान किए जिससे तेज आंधी के समय बवंडर पर नियंत्रण रखने में बड़ी सहायता मिलती है। क्योंकि रेगिस्तान में पानी की सदा कमी रहती है, संस्थान ने सिंचाई के लिए ड्रिप और स्प्रिंकल सिंचाई तकनीक विकसित की हैं। सिंचाई की इस पद्धति पर शुरू में कुछ खर्च जरूर आता है, लेकिन इससे टमाटर और खरबूजे की भरपूर फसलें ली जा सकती हैं। रेगिस्तान में चूहे फसलों और अनाज के भंडारण को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इन पर नियंत्रण पाने के लिए काजरी ने कुछ दवाएं भी विकसित की हैं। संस्थान के अनुसंधानकर्ता इस तथ्य से परिचित हैं कि यहाँ के किसानों ने सैकड़ों वर्षों के संचित अनुभव से जो तकनीकें विकसित की हैं, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। काजरी का पूरा अनुसंधान परंपरागत तरीकों और आधुनिक अनुसंधान का संतुलित मिश्रण है और मरुस्थल के विकास में ये संस्थान अद्वितीय योगदान कर रहा है। कहते हैं नन्हे दिल की क्या बिसात, जरा सी देखभाल में टूट जाता है। शरीर के सबसे नाजुक और छोटे अंग दिल पर कितने ही रोगों की नज़र होती है जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक और कई बार तो माँ के गर्भ में भी इसे नहीं बख्शते। लेकिन यदि दिल की बीमारियों को समय रहते जान लिया जाए और समय पर सही इलाज मिल जाए तो इनसे बखूबी निपटा भी जा सकता है। आज शहरी क्षेत्रों में ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिल के रोग पनप रहे हैं। हमारे खून में जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो हृदय रोग की संभावनाएं भी बढ़ने लगती हैं। खून में कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए जरूरी है कि हम अपनी खुराक में वसा यानी घी तेल की मात्रा बहुत कम कर दें, शारीरिक व्यायाम और नियमित सैर करें। जो हार्ट डिजीज़ेज हैं, पर्टिकुलरली जो ज़्यादा कॉमन आजकल कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ है, ये इट्स कमिंग इन एपिडेमिक फॉर्म इन आवर कंट्री। और ये देखा गया है कि वी एशियंस, आई मीन इंडियंस, आर मोर प्रोन टू इट एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न पॉपुलेशन और यूरोपियन पॉपुलेशन। और ये क्यों है ऐसा, जो भी अब इन द लास्ट 20 years or so जो एविडेंसेस वगैरह सामने आए हैं, उसमें कुछ हैं। एक तो है कि we Asians are more prone to some kind of a metabolic syndrome, जिसको हम सिंड्रोम X कहते हैं।
उसमें क्या होता है कि एक तो इंसान को बुढ़ापा ओबेसिटी होती है, और ये जो फैट पर्टिकुलरली होती है ये वेस्ट एरिया में, एब्डोमिनल एरिया में डिपॉजिट होती है। इसलिए कहते हैं कि वेस्ट एंड हिप रेशो जो है वो बढ़ जाती है, ब्लड शुगर हो जाती है। और एक तरह की फ़ैट जो कोलेस्ट्रॉल जो कहते हैं, बॉडी में जो फैट्स हैं, एक तरह की कोलेस्ट्रॉल इसको ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, वो ज़्यादा हो जाता है। और एक कोलेस्ट्रॉल का फ्रैक्शन होता है जिसको हम HDL फ्रैक्शन कहते हैं, वो कम होता है। सो ये कॉम्बिनेशन सा एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जो कि है कि पॉसिबली इंसुलिन रेजिस्टेंस से होता है, और ये सिंड्रोम हम लोगों में ज़्यादा कॉमन है। तो दैट मे बी वन फैक्टर विच मेक्स अस प्रोन टू इट, बिकॉज देखा जाए शुगर जो बीमारी है वो हमारे में बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी वाइट पॉपुलेशन इन UK और अमेरिका। एक फ़ैट की और फ्रैक्शन है जिसको हम लाइपोप्रोटीन A कहते हैं, वो फ्रैक्शन भी बॉडी में बढ़ जाती है, एंड वो भी जो ये बेसिक प्रोसेस है जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स होते हैं, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, वो ये जो पर्टिकुलर फैट है उसको होने में, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाने में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। सो ये कुछ फैक्टर हैं जो कि आर ऑपरेटिव इन मेकिंग अस मोर प्रोन टू दिस प्रॉब्लम। इसके अलावा ये है कि आजकल कुछ एज से भी बीमारी ज़्यादा होती है। नाउ एज इन्फेक्शन डिजीज़ जो कि पहले ज़्यादा होती थी, अब वो कम हो गई हैं, उनके इलाज हैं, एंटीबायोटिक्स हैं स्ट्रॉन्ग जो हम उसको देख सकते हैं। तो एज बढ़ने से भी जो है ये बीमारी का ज़्यादा होना सामने आता है। जिस तरह का जीवन आज लोग जी रहे हैं उसमें शारीरिक श्रम बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता। यदि हमें रोगों से मुक्ति पानी है तो बहुत जरूरी है कि हम कोई ना कोई व्यायाम अवश्य करें। डॉक्टरों का मानना है कि सुबह की सैर दिल के रोग से बचने के लिए एक अच्छा व्यायाम है। लोग अपना सैर शुरू होती नहीं है तो खाना वही जैसे हाई फैट डाइट वगैरह चलती रहती है। और जैसे हम इंडियंस में कुछ ये है कि हम तो वेजिटेरियन हैं ज़्यादा लोग, तो वेजिटेरियन तो अच्छी डाइट होती है, पर हम ये नहीं सोचते कि जो हमारी वेजिटेरियन डाइट है उसमें मिल्क प्रोडक्ट्स जो फैट ज़्यादा देते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लोगों को बड़ा है कि घी खाया जाए, मक्खन खाया जाए, तो ये जो फैट प्रोडक्ट्स हैं, जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, उससे फैट बॉडी में बहुत होती है। सो ये जो वेजिटेरियनिज्म हमारा है वो इट्स नॉट प्रोटेक्टिव टू अस अनलेस वी कैन रिड्यूस द इनटेक ऑफ दीज काइंड ऑफ फैट्स। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि शुरू से ही इसके जो जो प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं वो लेने चाहिए ना। उसमें क्या करना चाहिए हम लोगों को? एक तो पहला है कि देखिए एक्सरसाइज करनी चाहिए रेगुलर। ये तो बहुत ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है। आधा पौना घंटा रोज़ाना सैर करना, सुबह शाम जिस टाइम भी टाइम मिले इंसान को करना चाहिए। कि लोग कहते हैं देखो जी मैं तो ऑफिस में बड़ा घूमता रहता हूँ, वहाँ वो एक्सरसाइज बॉडी को रिलैक्सेशन नहीं होती उससे। तो बट वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। अगर कोई इंसान खेल सकता है तो बहुत अच्छा है। तो एक तो एक्सरसाइज रेगुलर लोगों को इसमें डालना चाहिए। दूसरा है कि डाइट में लो फैट डाइट लेना चाहिए। जैसे मैंने कहा मिल्क प्रोडक्ट्स है वो देखिए आप उसमें लो फैट मिल्क लीजिए, उसका ही दही वगैरह बनाइए, तो आपकी उसकी क्वांटिटी भी कम रखनी पड़ेगी। जो लोगों को आदत है कि जी चपातियाँ जरा बहुत परोठियाँ खानी चाहिए, वो चीज़ अच्छी नहीं है, हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और ज़्यादा है जो वेजिटेबल सीरियल्स ये हमें थोड़ा प्रॉपर्ली यूज़ करना चाहिए। और नॉन वेजिटेरियन ऑल्सो कम रखना चाहिए बिकॉज उसमें भी फैट बड़ी होती है। बाकी डाइट में ये है कि बैलेंस डाइट रखनी चाहिए, जैसे फ्रूट वेजिटेबल्स टाइम पे खाना चाहिए। ऐसे नहीं कि ऑफिस में जहाँ भी चाय आती है समोसे भी आते हैं, मतलब ये जो चीज़ें हैं। और एक हमारी डाइट में मिल्क प्रोडक्ट दिस स्वीट प्रोडक्ट्स बहुत हैं, मिठाइयाँ बड़ी आती हैं। कभी भी किसी के पास जाओ कोई भी खाते हैं मिठाई, तो आई थिंक वी शुड नाउ टेक केयर ऑफ दिस कि मिठाइयाँ भी अच्छी हैं, इसमें बहुत मिल्क होता है, बहुत फैट आती है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप करना चाहिए। किसी को फिर अगर शुगर की बीमारी है तो जल्दी उसकी इलाज कराया जाए, बिकॉज अगर शुगर का कंट्रोल किया जाएगा दवाइयों से तो ये हार्ट अटैक बचने से बचेगा। ब्लड प्रेशर की अगर किसी को बीमारी है उसका ध्यान रखना चाहिए। जो जो प्रिकॉशन है, नमक कम खाओ उसके लिए, दैन दवाई का पूरा इस्तेमाल जो भी है ये करना चाहिए। अगर किसी की बॉडी में और कई बार यूरिक एसिड हाई होता है उसका भी पूरा। सो ये जो अगर किसी को शक हो तो चेक कराना चाहिए। हाँ, और दूसरा ये है कि किसी की फैमिली अगर हिस्ट्री ज़्यादा हो, भी यंग एज पे अटैक होते हैं, उनको तो ज़रूर है कि चेकअप 30-40 एज में जब भी पहुँचे
ज़रूर डॉक्टर से चेकअप कराइए, सारा ब्लड टेस्ट कराइए कि सब कुछ ठीक है, क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है, तो वो शुरू से आप कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। एक मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारा जो फैट का मैंने कहा है, ये प्रिकॉशन अर्ली एज से शुरू होना चाहिए, बच्चों से ही। ये नहीं है कि बचपन में तो जो कोई बात नहीं, फ़र्क पड़ता ये भी खा सकते हैं, नहीं, उनके लिए भी जो है शुरू से ही अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो इस बीमारी से बचने का होगा। तंबाकू और सिगरेट दिल के लिए बहुत हानिकारक हैं। लोग जब सिगरेट का सेवन करते हैं तो अन्य रोगों के साथ साथ तंबाकू का सेवन दिल को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। न केवल सिगरेट पीने वाला व्यक्ति बल्कि सामने बैठने वाले को भी सिगरेट का धुआं बुरी तरह से प्रभावित करता है। Smoking is particularly in young age when we see these diseases. This is mostly because of smoking. तो स्मोकिंग बिल्कुल जो है, इट्स नॉट ओनली द एक्टिव स्मोकिंग जो आप स्मोक करें, कोई पैसिव स्मोकिंग है जो आपके सामने सिगरेट पी रहा हो, उसका भी धुआं आपके पास आता है, वो भी आपको इतना नुकसान करेगा जितना आपको सिगरेट पीने से नुकसान करेगा। तो उसका भी आप देखिए, कोई पी भी रहा हो सामने कहिए, देखिए भाई साहब आप ज़रा यहाँ से जाके दूर पीजिए, अगर आप मन अपने आप को नहीं हटा सकते इससे। तो ये चीज़ें हैं, अगर हम लोग करें, लगता है कि इससे हमें फ़र्क पड़ना चाहिए। और इस स्टेप से हमने देखा है कि वेस्टर्न पॉपुलेशन में बीमारी कम हो गई है ऐसी प्रिकॉशन लेने से, और हम लोग भी इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। बात जब मनोरंजन की हो तो बीमार दिल भी झूम उठता है। तो आइए क्यों ना अब कुछ मनोरंजन हो जाए। घर तेरे आऊंगी दुल्हन बन के, लटके लिए गुजरातन के। घर तेरे आऊंगी दुल्हन बन के, लटके लिए गुजरातन के। नाचूंगी गरबा लगाऊंगी गरबा, पूरे करूंगी अरमान बन के। घर तेरे आऊंगी दुल्हन बन के, लटके लिए गुजरातन के। सदा रहूंगी तेरे पास, रंगीला रे राजा, दोनों मिल खेलेंगे हम रास। सदा रहूंगी तेरे पास, रंगीला रे राजा, दोनों मिल खेलेंगे हम रास। मौज मजे में कट जाएंगे तेरे संग बारों मास। रंगीला रे राजा, दोनों मिल खेलेंगे हम रास। सदा रहूंगी तेरे पास, रंगीला रे राजा, दोनों मिल खेलेंगे हम रास। छठ के हिलौने के प्यारे, रूप जवानी तेरे साथ है। पढ़ोल वाले भांगड़े में सुनते हैं कि और ही कुछ बात है। तो लो बादशाह, घर तेरे आऊंगी दुल्हन बन के, नखरे लिए पंजाबन के।
चाहे बने तू मदरासन, अरे हर एक रूप में प्यारी लगे तू है मेरी जिंदगानी। भेष कोई भी बदले तू, तेरा मन है हिंदुस्तानी, तेरा मन है हिंदुस्तानी, तेरा मन है हिंदुस्तानी। खुम्बी यानी कि मशरूम की सब्जी आज देश भर में लोकप्रिय होती जा रही है। खुम्बी न केवल प्रोटीन का खजाना है बल्कि एक स्वादिष्ट व्यंजन भी है। आज देश के कई भागों में किसान खुम्बी की खेती कर अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। गृहिणियां यदि चाहें तो खुम्बी का उत्पादन घर में भी कर सकती हैं। सब्जी की दुकान में दूसरी तमाम सब्जियों के बीच रखी नन्ही नन्ही सफ़ेद छतरी नुमा सब्जी अनायास ही ख़रीदारों का ध्यान आकर्षित कर लेती है। जी हाँ, इस खूबसूरत और बेहद पौष्टिक सब्जी का नाम है खुम्बी यानी मशरूम। ऐसी धारणा है कि खुम्बी देवताओं का आहार हुआ करती थी, लेकिन आज ये जनसाधारण का प्रिय आहार बन गई है। बंद खुम्बी यानी बटन मशरूम की खेती के लिए सबसे ज़रूरी है खाद। ये खाद विभिन्न तरीक़ों से तैयार की जाती है। आमतौर पर गेहूं या धान की भूसी में रासायनिक खाद मिलाकर एक मिश्रण तैयार कर लिया जाता है। इस मिश्रण को तब तक खमीरा बनाकर रखा जाता है जब तक कि इसका रंग भूरा नहीं हो जाता और इसमें से अमोनिया की बू नहीं चली जाती। इस खाद को अब ट्रे, थैलों या किसी चौरस जगह पर फैला दिया जाता है और बीज को फैलने के लिए उसके नीचे अखबार बिछा दिए जाते हैं। करीब 15 दिन बाद इसमें से पिन होल निकलने लगते हैं, जो 3-4 दिन में ही खुम्बी बन जाते हैं। खुम्बी की खेती घर में बड़ी बड़ी पेटियों और पॉलीथीन के थैलों में भी की जा सकती है। इसके लिए एक अंधेरे कोने की ज़रूरत होती है और वहाँ का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। खुम्बी की खेती के बारे में विशेषज्ञ श्रीमती कुमार ने हमें बताया। मशरूम एक पौष्टिक आहार है और आजकल बाज़ारों में हर जगह बटन मशरूम बहुत आसानी से मिल रहा है। यहाँ पर खेती जैसा लोग बाग सोचते हैं कि बहुत कठिन है, पर खेती इतनी मुश्किल नहीं है और बैग्स के अंदर कंपोस्ट और बीज दोनों ले करके घर में उगाया जा सकता है। मौसम के हिसाब से जो प्लेन्स हैं वहाँ पर ये जाड़ों में आसानी से उगाया जा सकता है और हिल्स में ये आसानी से गर्मियों में मिल सकता है। जो महिलाएं इससे कुछ जिनको कि बागवानी से शौक़ है, वो किचन गार्डन की बागवानी करते करते ये भी बरामदे में लगा करके पॉट्स के बैग्स के अंदर लगाकर काम शुरू कर सकती हैं। खुम्बी की खेती की तकनीक सरल है और इसके लिए बड़े उपकरणों की आवश्यकता भी नहीं। इसकी सामान्य तकनीक की जानकारी प्राप्त करके आप इसकी खेती घर में भी छोटी सी जगह पर कम लागत से कर सकते हैं। अब आपके लिए हम ला रहे हैं एक पहेली।
आपको ये बताना है कि स्वतंत्र भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है और ये कहाँ पर स्थित है। चलिए हम आपको एक हिंट भी देते हैं। इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कर कमलों द्वारा हुआ था। तो उठाइए कलम और लिख डालिए अपने जवाब। आपके उत्तर हमें 28 सितंबर तक अवश्य मिल जाने चाहिए। सही जवाबों में से भाग्यशाली विजेता का चुनाव किया जाएगा और हमारे 2 अक्टूबर के कार्यक्रम में विजेता का नाम घोषित भी किया जाएगा और वे साहब हकदार होंगे एक आकर्षक पुरस्कार के। तो हमारा पता नोट कीजिए। HMS फिल्म्स, B2/10 जनकपुरी, नई दिल्ली 110058। तो अगले हफ्ते आज ही के दिन आपसे फिर मुलाकात होगी। अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार। बड़ी ए से हाँ, ओ से ओरिएंटल इंश्योरेंस की किसान पैकेज बीमा पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत ग्रामीणों की विभिन्न संपत्तियों जैसे घर व घरेलू सामान, मुर्गी पालन, पशुपालन, पंप सेट, साइकिल, ट्रैक्टर, लघु कुटीर उद्योग, टेलीविजन, बंदूक और खलिहान में रखी फसल इत्यादि का एक ही पॉलिसी द्वारा बीमा किया जा सकता है। तुम्हारे नंबर 10 में से 10। किसानों की पूर्ण सुरक्षा के लिए ओरिएंटल की किसान पैकेज बीमा पॉलिसी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे ओरिएंटल इंश्योरेंस और स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार।